नमस्कार दोस्तों। कल हमने थ्योरम 1.6 तक जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम थ्योरम 1.7 प्रूव करेंगे। थ्योरम 1.7 2012, 15, 16 और 18 में आई हुई है। थ्योरम 1.7 की स्टेटमेंट: किसी सदिश समष्टि VF की दो उपसमष्टियाँ W1 तथा W2 का संघ एक उपसमष्टि होता है यदि और केवल यदि W2 कंटेन कर रहा है W2 में W1 W2 में, या W2 कंटेन कर रहा है W1 में। मतलब इनका जो यूनियन है वो एक समष्टि यानी उपसमष्टि सबस्पेस से प्रूव करना होगा, और ये कंडीशन है उसके लिए। तो सबसे पहले तो हम जो है उसको एक सबस्पेस प्रूव करेंगे। तो थ्योरम 1.7 इसके प्रूफ में सबसे पहली जो चीज़ आएगी, W1 कंटेन कर रहा है W2 में, और W2 कंटेन कर रहा है W1 में, और ये जो है एक सबस्पेस होनी चाहिए, यानी इनका यूनियन जो है वो एक सबस्पेस होना चाहिए, इज सबस्पेस। तो हम ये लेके चल रहे हैं, भी ये कंटेन कर रहे हैं एक दूसरे में, तो हमें इसको सबस्पेस प्रूव करना होगा। तो यदि W1 कंटेन कर रहा है W2 में, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं W1 यूनियन W2 कर लेता हूँ तो वो इक्वल आएगा W2 के। देखिए किस प्रकार, मैं आपको समझा देता हूँ। ये W1, ये W2, इसमें 1 2 3, इसमें 4, यहाँ पे 5 6 7। तो W1 यूनियन W2, इसका मतलब क्या है, V ये जो सारे अवयव हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, W1 यूनियन W2 में 1 से लेके 7 तक। अगर W1 कंटेन कर रहा है W2 में, यानी मतलब ये जो पूरा है यहाँ तक, वो पूरा का पूरा W2 है। और ये जो 3 एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 और 5, ये जो एलिमेंट है वो W1 के हैं, लेकिन वो W2 के अंदर भी आ रहे हैं। देखिए ये पूरा W2 है और ये W1 हो गया, जिसके अंदर 1 2 3 और 5 ही एलिमेंट आ गए। ये वाली कंडीशन बनी है। तो इससे क्या हुआ कि ये जो पूरा यूनियन है एक तरीके से W2 के इक्वल हो गया। सेम इसका मतलब क्या हुआ कि जो W2 है वो एक सबस्पेस है। ये पहले से ही हमें पता है कि ये W1 और W2 जो है वो एक सबस्पेस है, और हमें इसका यूनियन को सबस्पेस प्रूव करना है। लेकिन इस कंडीशन से ये भी प्रूव हो रहा है कि जो W2 है वो एक सबस्पेस है। तो अगर W2 इसके इक्वल आ गया तो इसका मतलब W1 यूनियन और W2 भी जो है वो एक सबस्पेस है। सेकेंड कंडीशन है, यदि W2 जो है वो कंटेन कर रहा है W1 में, इसका मतलब W1 यूनियन W2 जो है वो इक्वल होना चाहिए W1 के। तो इस बार जो कंडीशन है वो उल्टी हो जाएगी, यानी ये W1 हो गया, ये W2 हो गया। इसके अंदर 1 2 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और ये 6 और ये 7। W2 के जो एलिमेंट है वो तो इतने ही हैं, 4 5 6 7, लेकिन W1 में ये सारे के सारे एलिमेंट आएंगे, और इनके यूनियन में भी जो है सारे एलिमेंट आएंगे। ठीक है, इनके यूनियन में भी सारे एलिमेंट आएंगे और W1 में भी सारे एलिमेंट आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनियन और W1 एक इक्वल है, और हम जानते हैं कि W1 एक सबस्पेस है। तो इस प्रकार जो है वो W1 यूनियन W2 भी एक सबस्पेस हो जाएगा। अगर ये सबस्पेस है W1 यूनियन W1 और W2 ये भी सबस्पेस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो W1 यूनियन W2 है इज आल्सो सबस्पेस ऑफ VF। ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ पे भी लिखनी है और ये वाली लाइन यहाँ पे भी लिखनी है। ठीक है, क्योंकि ये W1 इसके इक्वल आ गया, मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है। इसका मतलब अगर ये सब स्पेस है तो ये सब स्पेस है तो ये वाली भी सब स्पेस है। ठीक है, हमने फर्स्ट कंडीशन को करवा दिया है, मतलब हम W1 कंटेनिंग W2 कंटेनिंग W1 ये कंडीशन लेके चले और ये सब स्पेस प्रूव कर दिया।
अब हम इनके जो संघ है यानी यूनियन है उसको सबस्पेस लेके चलेंगे और इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। तो आवश्यक प्रतिबंध हमने प्रूव कर दिया है। अब पर्याप्त की बात करते हैं यानी सफिशिएंट कंडीशन की। W1 यूनियन W2 इज सबस्पेस, ये हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। और W1 कंटेनिंग W2 और W2 कंटेनिंग W1 ये हमें प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैंने माना एक अल्फा एलिमेंट है जो W1 का है, जबकि जो अल्फा 1 है वो W2 में नहीं है। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 माना। और एक अल्फा 2 एलिमेंट है वो W2 का है, ठीक है। दोनों में एक एक एलिमेंट मान लिए। अल्फा 1 अगर W1 का है और अल्फा 2 W2 का है तो इनका जो योग है अल्फा 1 प्लस में अल्फा 2 वो इनके यूनियन में आएगा, क्योंकि ये हमने अभी प्रूव किया है यहाँ से, ठीक है। इनका योग जो है वो इनके यूनियन में आएगा। इसी प्रकार अल्फा 1 जो है वो W1 का है, हम जानते हैं, एंड अल्फा 2 जो है वो भी W2 का है और इनका योग जो है हमने प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या है यहाँ से कि W1 यूनियन W2 इज सबस्पेस, यानी उनका कम से कम जो योग है सदिशों का वो तो उसमें वापस आ रहा है। मान लो इसका अलग लिया, इसको अलग लिया, इनका योग जो है वो इनके यूनियन में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अल्फा 1 जो है वो W1 यूनियन W2 का भी है और अल्फा 1 जो है वो W1 यूनियन अल्फा 2 जो है वो W1 यूनियन W2 का है। क्योंकि इनका योग अगर इनमें मिल रहा है तो अगर हम इन्हें अलग अलग करें तो ये भी हमें इनमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो उससे वापस यही बात बोलना चाहता है कि इनका योग भी जो है हमें W1 यूनियन W2 में भी मिल जाएगा। अब ये हमने किस प्रकार लिखा, इसके लिए क्लोज प्रॉपर्टी का यूज किया। क्लोज प्रॉपर्टी कि W1 यूनियन W2 है वो सबस्पेस जो है लेकर चल रहे हैं, ठीक है। मान लो इनका योग जो है वो इस सबस्पेस में आना चाहिए। W1 यूनियन W2 हम सबस्पेस लेके चल रहे हैं और उनके जो अल्फा यहाँ पे एक सदिश है तो इनका योग जो है वो उनमें मिलना चाहिए। क्योंकि जब हम सदिश उपसमष्टि या सदिश समष्टि प्रूव करते हैं तो उसमें जो W प्लस है उसमें आबेलियन ग्रुप प्रूव करते हैं। पहली कंडीशन जो होती है वो समृत या क्लोज्ड की होती है, तो क्लोज प्रॉपर्टी से ये इसमें आएगा। अब मैंने माना नाउ अल्फा 1 जो है अल्फा 1 प्लस में अल्फा 2 वो हमें मिलेगा W1 में भी और अल्फा 1 प्लस में अल्फा 2 वो मिलेगा हमें W2 में। ये हमें दोनों में किसी में भी मिल सकता है, यूनियन में है तो ये इसमें भी हो सकता है और ये उसमें भी हो सकता है। अब मैंने माना कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 जो है वो W2 का है और अल्फा 2 है वो भी W2 का है। हम यहीं से माने कि अल्फा 2 है W2 का और इस कंडीशन के बाद कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 जो है वो हमें W2 में मिल सकता है। तो मैंने इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया, क्योंकि सदिश समष्टि में हम माइनस कर सकते हैं दो सदिशों को। तो अल्फा 1 प्लस में अल्फा 2 माइनस में अल्फा 2 बिलोंग करेगा W2 में। तो अल्फा 2 माइनस अल्फा 2 ये 0 हो गया। अल्फा 1 जो है वो W2 का आ गया, लेकिन हम पहले लेके चले कि अल्फा 1 है वो W2 का नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्योंकि ये तो हमारे माने हुए कथन का जो है वो विरोधाभास कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 W2 का नहीं है तो वो W1 का होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा दोबारा से, मैंने दोबारा से जो अल्फा 1 प्लस में अल्फा 2 है वो मैंने W1 का ले लिया और अल्फा 1 मैंने W1 का मान लिया। अब मैं इनमें से माइनस करूँगा, यानी अल्फा 1 प्लस में अल्फा 2 में से माइनस करूँगा अल्फा 1 को। ये बिलोंग कर रहा है, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन बना दिया मैंने। अल्फा 1 W1 का है और इनका योग जो है W1 का है, तो मैं इनको माइनस करूँगा। सदिश समष्टि में हम माइनस कर सकते हैं, तो ये आएगा W1 में।
तो हमें मिला अल्फ़ा 2, वो हमें W1 में मिला। ये हमारी जो है समीकरण नंबर 3 बन गई। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से जो W2 है वो कंटेन कर रहा है W1 में, यानी जो अल्फ़ा 2 अवयव है वो हमें W1 में भी मिल गया। और इस इक्वेशन से कि यहाँ पे अल्फ़ा 2 है वो W2 का है, यानी अल्फ़ा 2 जो है वो W2 में बिलोंग कर रहा है। तो इस कंडीशन में ये यहाँ पे समीकरण नंबर 2 है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो W2 का एलिमेंट अल्फ़ा 2 है वो हमें W1 में भी मिल गया, और अल्फ़ा 1 जो है वो भी हमें W1 में मिल गया। तो इसका मतलब जो W2 वाला एलिमेंट है वो W1 में भी आ गया, और W1 वाला एलिमेंट W1 में है ही, पहले से ही मौजूद है। इन्हीं कंडीशन का यूज़ करके हम W1 कंटेनिंग W2 जो है वो प्रूव कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप मुझे दोबारा से कमेंट कर सकते हैं। अब हम इसके पहले एग्जाम्पल करेंगे फर्स्ट बी के। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 2015 में आया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय W है, इसमें AB 0 टाइप के एलिमेंट है, और जो AB है वो क्षेत्र F से और सदिश समष्टि V3F एक उप समष्टि है। यहाँ पे V3F क्यों दिया हुआ है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमें सदिश समष्टि है उसमें 3 प्रकार के एलिमेंट A, B और C, 3 एलिमेंट हमें उसमें लेने होंगे। ये बताने के लिए होता है इसमें, ताकि आराम से पता चल जाए। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में मैं W जो में दिया हुआ है वो है A, B और 0। ठीक है, A, B जो एलिमेंट है वो हमें F से मिलेंगे। अगर मैं V3F की बात करूं सॉल्यूशन में, तो जो हमारे पास सदिश समष्टि V3F होगी वो होगी A, B और C, और जो A, B, C एलिमेंट्स हैं ये स्केलर है और वो हमें F से मिलेंगे। ठीक है, ये हो गई V3F की बात। अब W की बात। W जो है हमें दिया हुआ है, मैं रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, स्पष्टतः हमें W को समष्टि प्रूव करना है, तो पहली कंडीशन ये है कि W जो है वो कंटेन करना चाहिए V3F में। तो W है वो कंटेन करा है V3F में, क्योंकि इसके 2 एलिमेंट यहाँ पे भी है A, B और C। A, B यहाँ पे A, B, C है और उसके A, B एलिमेंट है, इसका मतलब W है वो इसमें कंटेन कर रहा है। अब सदिश समष्टि प्रूव करने के लिए हमें A अल्फा प्लस में B बीटा, ये 2 कंडीशन थ्योरम्स में पढ़ी थी। थ्योरम 1.6 और 1.5 इन 2 थ्योरमों में है जो कंडीशंस है वो। तो उपसमष्टि प्रूव करने के लिए हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। तो मैंने जो सदिशों का पहला सेट है वो अल्फा माना, जिसमें एलिमेंट्स हैं A1, B1 और 0। यहाँ पे हमें W के को उपसमष्टि प्रूव करना है, तो उसी के अनुसार एलिमेंट्स लेने होंगे। दूसरा मैंने माना बीटा, जिसमें A2, B2 और 0 एलिमेंट के कोई 2 अवयव मैंने ले लिए। अब मुझे क्षेत्र के 2 अवयव लेने होंगे, तो मैंने P, Q जो है वो क्षेत्र के 2 अवयव मान लिए और इनका मल्टीप्लाई मुझे करना है। तो P अल्फा प्लस में Q बीटा, ये इसका मल्टीप्लाई होगा। तो P के साथ A1, B1, 0 प्लस में Q के साथ A2, B2 और 0। अदिश गुणन की परिभाषा से, मतलब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, अदिश गुणा करेंगे, तो ये PA1 प्लस में, सॉरी यहाँ पे कोमा आएगा, PB1 और 0 प्लस QA2, QB2, 0। अब इनका योग कर देंगे तो ये हमें मिलेगा PA1 प्लस में QA2, पहले वाले 2 अवयवों का योग, फिर दूसरे वाले PB1 प्लस QB2, ये हमने इनका योग कर दिया 0 और ये W का आ गया। ये W का आना ही चाहिए, नहीं तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पे इसने बता दिया है PQ A1, A2, B1, B2 जो है वो F से है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो PA1 प्लस में QA2 और PB1 प्लस में QB2, ये भी हमें F के मिलेंगे। ये अभी F से हैं तो ये भी हमें F के मिलेंगे। और जो उप समष्टि की परिभाषा है या
कंडीशन है उसके हिसाब से पी क्यू एफ के क्षेत्र के होंगे और अल्फा बीटा है वो अरिक्त उपसमुच्चय होंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है उस अरिक्त उपसमुच्चय में आएगा तो वो एक उपसमष्टि हो जाएगी। तो उस प्रकार जो है ये हमें एलिमेंट जो है वो W के मिल गए हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार जो है W एक सबस्पेस हमने प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 थोड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अलग टेक्निक का यूज किया गया है। एग्जाम्पल नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय W हमारे पास ये है। इस बार हमें एलिमेंट बता दिए भी ABC होंगे और वो किस फॉर्म में होंगे ये भी बता दिए। और ABC जो है वो हमें शायद यहाँ पे R लिखा हुआ है, पता नहीं ये मीठा सा है, R ही होगा, हाँ यहाँ पे R है, ये R से है। और 3 तुप्पलों के सदिश समष्टि V3R की एक उपसमष्टि है, यानी 3 तुप्पल से, यानी उसमें ABC 3 टाइप के होंगे। तो V3R सदिश समष्टि हम पहले लिखेंगे क्योंकि इसमें ABC 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो A, B और C इसके पैर में 3 दिया हुआ है, ये R से आएंगे एलिमेंट्स। W की बात करते हैं तो W हमारे पास है ABC एलिमेंट्स A-3B प्लस में 4C इज इक्वल टू 0, चूँकि ABC जो है वो हमें R से मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें उपसमष्टि प्रूव करने के लिए पहले तो जो है W को V3 में कंटेन करवाना पड़ेगा। तो V3 जो है वो कंटेन कर रहा है, सॉरी जो W है वो V3R में कंटेन कर रहा है क्योंकि ABC हमने V3R के एलिमेंट्स मान लिए और W में भी यही है। तो इसका मतलब W वाले एलिमेंट ABC में V3R में पहले से मौजूद है। अब A अल्फा प्लस B बीटा वाली कंडीशन के लिए हमें W के एलिमेंट्स मानने पड़ेंगे। तो मैंने माना अल्फा है वो A1, B1 और C1 है और ये W का एलिमेंट है, तथा बीटा जो है वो है A2, B2 और C2, ये भी W का एलिमेंट है। अब हमें यहाँ से हम अगर इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करके देखें तो ये मिलेगा A1 माइनस 3B1 प्लस में 4C1 इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, यहाँ से A1 की वैल्यू फाइंड करी जो मुझे मिली 3B1 माइनस 4C1, और उसी प्रकार A2 की वैल्यू फाइंड करेंगे A2 माइनस 3B2 प्लस 4C2 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये मिलेगी 3B2 माइनस 4C2। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 मान लिया। अब मुझे A अल्फा प्लस B बीटा के लिए क्षेत्र के 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे और यहाँ पे क्षेत्र R है क्योंकि ये V3R में दिया हुआ है। यहाँ पे क्षेत्र F था क्योंकि ये V3F में दिया हुआ है। तो क्षेत्र के 2 एलिमेंट मान लेता हूँ मैंने P Q 2 एलिमेंट मान लिए R के, ठीक है, क्षेत्र के 2 अवयव मान लिए। अब P अल्फा प्लस Q बीटा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, Q बीटा ये मल्टीप्लाई किया मैंने, तो P A1 B1 और C1 प्लस Q A2 B2 और C2, ये हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया है। अब वैल्यू पुट करते हैं तो A की वैल्यू जो है यहाँ पे A1 की 3B1 माइनस 4C1 B1 और ये C1, ये हमने वैल्यू पुट करी, प्लस में Q के साथ 3B1 B2 माइनस 4C2 B2 C2, ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब वैल्यूज़ को अलग अलग करेंगे हम, मतलब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या होगा कि P इसके साथ 3B1 माइनस 4C1 PB1 PC1 प्लस इसके साथ आएगा Q, ये ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ यहाँ पे, Q 3B2 माइनस 4C2 और इसके साथ कॉमा में QB2 प्लस में QC2। ये अदिश गुणन के जो है मल्टीप्लाई से हमने इसको ऐसे हल किया है। ठीक है, ये अगर आप साइड में लिख देते हैं तो इससे नंबर ज़्यादा मिलने के चांस रहते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनका योग करूँगा, यानी P वाले
के साथ Q का ऐड करूँगा तो P3B1 माइनस 4C1 के साथ मैंने ऐड किया Q3B2 माइनस 4C2 और उसके साथ PB1 प्लस में QB2 कोमा PC1 प्लस में QC2, यानी सदिशों का और अदिशों का जो है योग है वो हमने यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद यहाँ से मैं 3 कॉमन लूँगा, इसमें से 3 कॉमन लूँगा और इसमें से 4 कॉमन लूँगा। जब मैंने 3 कॉमन लिया तो ये बनेगा 3 कॉमन लिया तो PB1 प्लस में यहाँ से 3 कॉमन लूँगा तो QB2 माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो PC1 और प्लस में QC2, ठीक है। और कोमा का साइन इसके साथ आएगा PB1 प्लस में QB2 कोमा PC1 प्लस में QC2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है PB1 प्लस में QB2 को जो है x मान रहा हूँ, ठीक है, और PC1 प्लस में QC2 को यहाँ पे y मानूंगा। जब मैंने ये वैल्यूज इसमें पुट करी तो मुझे ये 3x माइनस में ये 4y मिला, 4y और ये x और ये y, ठीक है। ये मैंने मानी है वैल्यूज को, ठीक है। ये मैंने मान लिया, यहाँ पे मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। 3x माइनस 4y x कोमा y, ये जो है हमारे पास a b और c की वैल्यूज जो है आ गई और ये w के में आ गई है। अब ये हमारी वैल्यू सही है, इसका पता करने के लिए यहाँ पे हमें इन वैल्यू को रखना होगा। तो ये जो वैल्यू है वो a की है, ये b की है और ये c की है, हम जानते हैं क्योंकि कॉमा से हमें पता चल जाता है 3 वैल्यूज हैं। तो अगर मैं प्रश्नानुसार w में रखता हूँ, प्रश्नानुसार अगर ये इसको सेटिस्फाई कर देती है यानी 0 आ जाता है। अगर मैंने a की जगह रखा 3x माइनस में 4y, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ और उसके साथ प्लस माइनस में 3b की जगह x और प्लस में 4c की जगह y। अगर मैं ये वैल्यू पुट करूँगा इक्वल में 0 आना चाहिए इसके अनुसार। तो अगर देखते हैं तो 3x माइनस में 4y माइनस में 3x और प्लस में 4y, हम देख रहे हैं कि इक्वल में 0 आ रहा है। इसका मतलब ये सवाल जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब ये जो है इसकी एक उपसमष्टि है, यानी इसकी सबस्पेस है। इसकी सबस्पेस हमने प्रूव कर दिया है। अब उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें हमें क्या करना है, जांच कीजिए कि निम्न समुच्चयों में से कौन सी सदिश समष्टि V3R की उपसमष्टि है, यानी सबस्पेस हमें इसमें फाइंड करना है। तो W1 की बात करते हैं। तो जैसा उसमें था हमें ABC एलिमेंट दिए हुए थे, उसी प्रकार इसमें x 2y 3z ये एलिमेंट दिए हुए हैं, ये R से दिए हुए हैं। तो हमें सबसे पहले V3R को मानना पड़ेगा और यहाँ पे W1 W2 और W3 है। तो W1 W2 W3 3 टुकड़ों से अवलोकन करना पड़ेगा और पहले हमने इन तीनों को W को V3 में कंटेन करवा दिया है, ठीक है। उसके बाद पहले A वाले सवाल को हम लेके चलेंगे, अल्फा बराबर 2 अवयव मानेंगे अल्फा और बीटा, फिर हम A अल्फा प्लस B बीटा की जो है उसको यूज़ करेंगे। तो x1 2y1 3z1 x2 2y2 3z2। तो जहाँ x1 और ये z की जो सभी वास्तविक संख्याएं हैं वो AB बिलोंग टू R है, ये हमें जो है z से लेनी होंगी और V3R में जो है वो W कंटेन कर रहा है, ठीक है, W से लेनी होगी और ये जो V3R है उसमें W कंटेन कर रहा है। V3R एक सदिश समष्टि है और R एक जो है क्षेत्र है, ठीक है। तो ये जो अवयव है ये सभी वास्तविक संख्याएं होंगी क्योंकि ये R से आ रहे हैं सारे अवयव। फिर उसके बाद A अल्फा प्लस B बीटा करना होगा हमें। तो पहले A अल्फा की वैल्यू प्लस में B बीटा की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, पहले अतिश गुणन से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सदिश योग कर देंगे इनका, ठीक है।
जो वैल्यूज इसमें कॉमन आएगी वो देखिए ax1 प्लस में bx2, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, यहाँ से 3 कॉमन आ गया। तो ax1 प्लस में bx2 को a मान लिया, x मान लिया, ay1 प्लस में by2 को y मान लिया, az1 प्लस में bz2 को z मान लिया। तो ये x 2y 3z जो है हमें मिल गया। तो इस प्रकार ये W1 में आ गया है। ए बी आर का एलिमेंट था, अल्फा बीटा W का, ए अल्फा प्लस में बी बीटा जो है वो W का आ गया है, क्योंकि हमें यही शो करना था और ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। ठीक है, उसी प्रकार हमें यही प्रोसीजर जो है बी पार्ट में करना होगा। ठीक है, यहाँ पे अल्फा और बीटा दो मान लिए हैं, ए अल्फा प्लस में बी बीटा करेंगे इसमें। तो ax1 प्लस में a1 x2 ये जो है हमने इनको x मान लेंगे, तो ये भी इसी प्रकार ये इसमें चला जाएगा। ठीक है, बात करते हैं C की, जिसमें w3 x y z ये 3 एलिमेंट होंगे और तीनों हैं वो Q से हैं। ये R नहीं है, ये Q है, परिमेय संख्या है जिसमें p बटा q की फॉर्म में जो वैल्यूज़ है। हमें कोशिश करनी होती है कि हम इनको जो है सदिश उपसमष्टि प्रूफ ना कर पाएँ। तो इनको सदिश समष्टि प्रूफ ना कर पाएँ, इसके लिए मैंने क्या किया, हमें अल्फ़ा और बीटा तो मानना ही पड़ता है ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्रूफ करने के लिए। तो अल्फ़ा के लिए 3 5 4 एलिमेंट ले लिए w3 से, और एक क्षेत्र से हमें अवयव लेना होता है a, तो वो मैंने √2 मान लिया, जो हमें R में मिलेगा ही मिलेगा। ए अल्फ़ा किया तो हमें ये वाला एलिमेंट मिला। तो इस प्रकार के एलिमेंट जो है वो हमें Q में नहीं मिलते, क्योंकि Q में p बटा q की फॉर्म वाली जो वैल्यूज़ है वो मिलती है। इस प्रकार जो है ये वाले एलिमेंट हमें w3 में नहीं मिले, क्योंकि w3 में x y z टाइप के एलिमेंट है और यहाँ पे रूट वाले आ गए। तो परिणाम तो है w3 अदिश गुणन के लिए समृद्ध नहीं है, यानी वो समृद्ध ही नहीं है, क्लोज्ड ही नहीं है। तो इसका मतलब जो है वो एक उपसमष्टि नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 तक जो है हमने आज का प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है। कल हम एग्जाम्पल नंबर 4 से लेके बाकी बचे हुए एग्जाम्पल्स और उसके बाद जो है प्रश्नावली के कोई एक आधा सवाल है वो मैं आपको करवा दूंगा, फिर हम सेकंड चैप्टर करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।